हेलो बच्चों, इससे पहले हमने क्लासेस में ये देखा था कि रिलीजन कैसे पॉलिटिक्स को इम्पैक्ट करता है। जब हम बात करते हैं रिलीजन की तो हम उसमें सेंसस को देख रहे थे कि सेंसस के दौरान हम ये तय करने की कोशिश करते हैं कि जो पॉपुलेशन है उसमें कितना परसेंटेज या फिर कितना प्रपोर्शन किस रिलीजन का है, ये हम तय करने की कोशिश करते हैं। तो जब हम प्रपोर्शन की बात करते हैं डिफरेंट रिलीजियस कम्युनिटीज की, तो ऑब्वियस सी बात है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये जो रिलीजियस कम्युनिटीज हैं इनका प्रपोर्शन चेंज होगा। किसी एक धर्म की यदि हम बात कर रहे हैं तो उस धर्म विशेष में रहते हुए जो जनसंख्या का एक्सपेंशन है वो लगातार होता रहता है। अक्सर समाज में इस तरह की बातें सुनने को आती हैं जब एक धर्म विशेष के लोग ये कहते हैं कि हमें अपनी जनसंख्या बढ़ानी चाहिए। ये बात कहां से निकल के आती है? क्योंकि लोगों में इनसिक्योरिटी और फियर फैक्टर काम करता है। क्योंकि उनमें इनसिक्योरिटी होती है, उस इनसिक्योरिटी की वजह से, उस फियर फैक्टर की वजह से, जिस पर अभी हमने डिस्कशन किया था, लोग ग्रुप में रहना पसंद करते हैं, वृहत संकुल के तौर पर रहना पसंद करते हैं। उसका जो सामान्य सा कारण है वो ये है कि इसकी वजह से ही आपसी सुरक्षा एवं दूसरे धर्म के लोगों से उत्पन्न होने वाले खतरे से बचाव होता है। इसी के कारण कई बार जब ये लगने लगता है कि दूसरे धर्म के लोग बहुसंख्यक हो रहे हैं और जो अपना धर्म है, जिस भी धर्म के लोग हैं, वो अल्पसंख्यक हो रहे हैं, तो उसकी वजह से जो अल्पसंख्यक समुदाय है उसकी ऐसी सोच हो जाती है कि यदि ज्यादा बच्चे हैं तो हम धीरे धीरे इस परिवार का, इस समुदाय का धीरे धीरे आगे विकास करते रहेंगे। यदि ऐसा नहीं होता तो हो सकता है आने वाले समय में हम अल्पसंख्यक बचें, हमारे धर्म के लोगों को खत्म कर दिया जाए या हमारे धर्म के लोगों को संकट हो। इस तरह की विचारधारा सोचने में आती है, इसीलिए लोग इस तरह की बातें करते हैं। अक्सर न्यूज़पेपर्स में, रील्स में, इधर उधर वीडियोस में ऐसी बातें करते हुए लोग मिल जाएंगे। लेकिन इससे ज्यादा बड़ा एक सवाल है जो हमारे सामने है। अक्सर हमें लगता है जब हम हिंदू धर्म की बात करते हैं तो हिंदू धर्म में हमें लगता है कि हर जगह हिंदू ही बहुसंख्यक हैं, पर ये सच नहीं है। बहुत से ऐसे राज्य हैं जहां पर हिंदू अल्पसंख्यक हैं, तो उसको लेकर के किस तरह की पॉलिसीज होना चाहिए वो भी एक सवाल है। क्योंकि यदि अल्पसंख्यक को सुविधाएं दी जा रही हैं तो जिन राज्यों में एक अभी वही समस्या जो जाति में चल रही है कि जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, कि आपने एससी एसटी के लिए प्रोविजंस तो बना दिए, एससी एसटी एट्रोसिटी एक्ट करके 1989 सामने आ गया। वो क्यों आया? क्योंकि उनको दूसरे जाति के लोगों से बचाव करना था। तो जब एक कानून बना तो उसका विपरीत कानून भी तो बनना चाहिए था। क्योंकि एक कानून बना कि एससी एसटी वर्ग के लोगों को सुरक्षित रखना है, लेकिन तब क्या होगा जब एससी एसटी वर्ग का कोई व्यक्ति जनरल के साथ किसी तरह का दुर्व्यवहार या भेदभाव करेगा। हमेशा कानून के तो दो पक्ष होते हैं, तो वो दोनों पक्ष अगर नहीं है तो कहीं ना कहीं समस्या पैदा हो रही है। और यहीं पर एक लूप होल्स रह जाते हैं। जब हम लॉ की बात करेंगे आगे चल के, हम धीरे धीरे उन सेक्शंस में जाएंगे, उसके लिए हम सेपरेट कुछ सेशंस में लेकर के आऊंगा कि क्या होना चाहिए। वो सेपरेट सेशन आपको अलग से यूट्यूब पे मिल जाएंगे। तो जब हम बात करते हैं तो आज हम लड़ रहे हैं जेंडर न्यूट्रल लॉज के लिए। इसके साथ हमें ध्यान देना होगा कास्ट न्यूट्रल लॉज, फिर रिलीजन न्यूट्रल लॉज की बात भी आ जाएगी।
अब आप कहेंगे रिलीजन के स्पेसिफिक में न्यूट्रल, क्योंकि अभी ये जो बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक की लड़ाई है, इसको लेकर के बहुत से लोग अभी मुद्दा उठा ही नहीं रहे, या तो शायद ध्यान नहीं गया, या ध्यान जाने के बाद भी उतना उस दिशा में काम नहीं किया गया। तो जब न्यूट्रलिटी की बात आती है, जब निष्पक्षता की बात आती है, जब तटस्थता की बात आती है, तो न्याय हर व्यक्ति का अधिकार है। तो जब न्याय के संदर्भ में बात हो रही है, तो अगर एक जाति विशेष को सुरक्षा दिया गया है, तो पहला सवाल है कि यदि वो दुरुपयोग करे तो, दूसरा सवाल है कि वही जाति वर्ग जो अपने को दमित और शोषित बता रहा है, यदि वो सक्षम वर्ग के व्यक्ति के साथ ही किसी प्रकार का दुर्व्यवहारपूर्ण रवैया रखता है, तो फिर किस तरह के परिणाम होने चाहिए। अभी हाल में ही यूजीसी एक्ट आया, तो उसको लेकर के भी बातचीत चल रही है, अब जो भी परिणाम देखने को मिलेगा। तो जब हम बात करते हैं कि ये जो कम्युनिटी को लेकर के ओवर द पीरियड ऑफ टाइम किस तरह के चेंजेस देखने को मिले, जब हम बात करते हैं भारत के संदर्भ में, तो भारत में 6 मेजर रिलीजियस कम्युनिटीज एग्जिस्ट करती हैं। तो हर एक की, जब हम टोटल पॉपुलेशन की बात करते हैं आजादी के बाद से, जब हम कुल जनसंख्या की बात करते हैं, तो हर उसमें मतलब एक तरह से देखा जाए प्रोपोर्शन, क्योंकि एक बड़ा चेंज देखने को कब मिला, एक बड़ा चेंज देखने को तब मिला जब परिवर्तन के समय, या फिर हम कहें जब विभाजन का समय था, विभाजन के समय धर्म के आधार पर जो हिंसा हुई, जिस तरह का कम्युनल वायलेंस देखने को मिला, वहां पर जनसांख्यिकीय परिवर्तन देखने को मिला था। उसके बाद का जो परिवर्तन है वो नॉमिनल है। अगर हम परसेंटेज के टर्म्स में बात करें, हिंदू, जैन और क्रिश्चियंस की, तो ये धीरे धीरे डिक्लाइन होने की स्थिति पे है। अब उसके अपने रीजन है। जब हिंदू, जैन और क्रिश्चियन हम कह रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि धीरे धीरे पॉपुलेशन बूम पे है, पॉपुलेशन ज्यादा होने के साथ महंगाई लगातार बढ़ रही है, शिक्षा व्यवस्था पर दबाव बन रहा है, इन सारी लगातार गतिविधियों की वजह से परिस्थितियां बदल रही हैं जनसंख्या के संदर्भ में। और यहीं पर, क्योंकि जब आप कम्युनिटी की बात करते हैं, तो एक कम्युनिटी अपने स्टेटस और लाइवलीहुड को मेंटेन करना चाहती है, वहीं माइनॉरिटी कम्युनिटी कम रिसोर्सेज में ज्यादा लोगों को एज अ रिसोर्स देखने का प्रयास करती है, उसे हम ह्यूमन रिसोर्स कहते हैं। और मुस्लिम, सिख और बुद्धिस्ट पॉपुलेशन धीरे धीरे कुछ मात्रा में बढ़ी है, इंक्रीज्ड स्लाइटली, मतलब बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं हुआ है। कई बार इस तरह की बातें देखने को मिलती हैं, हालांकि वो गलत हैं, मिथ हैं, कि मुस्लिम जो पॉपुलेशन है वो जो हिंदू पॉपुलेशन है उसको ओवरटेक कर लेगी, या फिर मेजॉरिटी पॉपुलेशन से ज्यादा हो जाएगी। इस तरह के मिथ अक्सर देखने को मिलते हैं कि जितनी भी रिलीजियस कम्युनिटीज हैं उनको ओवरटेक कर लेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। तो जब बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर्स हाई लेवल कमेटी की, जिसे हम सच्चर कमेटी के नाम से भी जानते हैं, जो बताता है कि जो प्रपोर्शन है मुस्लिम्स का, वो एक्सपेक्टेड है कि थोड़ा ऊपर जाएगा। उसके अपने रीजंस हैं जो हमने डिस्कस किया, क्योंकि माइनॉरिटी है तो पॉपुलेशन जब बढ़ेगी तो अल्टीमेटली वो सिचुएशन देखने को मिलेगी, पर ज्यादा नहीं, अगले 50 सालों में 3 से 4% के बीच होगा, बहुत ज्यादा नहीं। और ये प्रूव करता है कि बहुत बड़ा अंतर देखने को नहीं मिलेगा। परिवर्तन तो देखने को मिलेगा, लेकिन कुछ ऐसा बहुत बड़ा उलटफेर देखने को नहीं मिलेगा।
और इसी कंटेक्स्ट में जब हम बात करते हैं मेजर कास्ट ग्रुप्स की, तो जो सेंसस ऑफ इंडिया है, क्योंकि अभी जो लेटेस्ट होना था कोविड की वजह से वो नहीं हुआ, हर 10 साल में होता है, 2021 एक्सपेक्टेड था, लेकिन इस बार कंप्लीट नहीं हुआ। अब वो प्रोसेस में होगा या चल रहा होगा, देखने को पता चलेगा कि कब वो सामने आता है। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, एससी और एसटी की। तो जब हम इनकी बात कर रहे हैं, अब इसीलिए मैंने कहा था जब मैं पढ़ा रहा था पिछली क्लास में, तो हमने जाति के साथ साथ उपजाति की बात की थी, इसीलिए मैंने कहा था कि हम ऑफिशियल नेम से समझने की कोशिश कर रहे हैं। ऑफिशियल नेम इन कंटेक्स्ट ऑफ जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, इस आधार पर हम बात कर रहे हैं। जब हम इनकी बात करते हैं, इन दो ब्रॉड ग्रुप की जब हम बात कर रहे हैं, तो हंड्रेड्स ऑफ कास्ट्स और ट्राइब्स अवेलेबल हैं जो कि इनके ऑफिशियल शेड्यूल में लिस्टेड हैं। तो जब हम बात करते हैं शेड्यूल्ड इन द नेम, तो यहां पर ध्यान देना है कि शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब तो हम स्पेसिफिकली मेंशन नहीं कर रहे हैं, तो हमने इस कैटेगरी को बना रखा है एससी एंड एसटी। तो जब हम एससी कम्युनिटी की बात कर रहे हैं तो उसमें कम से कम कितने 100 से ज्यादा कास्ट और ट्राइब हैं जिनको ऑफिशियली इनमें इंक्लूड किया गया है। जब हम शेड्यूल कास्ट की बात करते हैं तो सामान्य तौर पर उसमें हम दलित शब्द का प्रयोग करते हैं। कई बार इस शब्द को लेकर के काफी विवाद की स्थिति देखने को मिलती है। समाज का एक वर्ग उन्हें स्पेसिफिक नाम से बुलाना चाहता है और दूसरे वर्ग का कहना है, जो अपने को शोषित या दमित मानते हैं, कि ये उस दमन की मानसिकता का प्रतीक है कि हमें इस नाम से बुलाया जा रहा है। और अक्सर इनको आउटकास्ट किया गया, दलित समुदाय को समाज से आउटकास्ट किया गया। अब ये समझने वाली बात है कि जो समाज एक संरचना है, इसमें बाइकॉट जैसे टर्म इतने आसान नहीं होते। जब हमने पहले समझने की कोशिश की थी, यहां थोड़ा बारीक ढंग से समझिएगा। यहां पर जब हम समाज की बात करते हैं तो अक्सर हम कहते हैं कि हमारा समाज से कोई लेना देना नहीं। आपको कुछ लोग ऐसे मिलेंगे, जैसे कभी कभी हम सुनते हैं कुछ आध्यात्मिक लोग इस तरह की बात कहते हैं कि समाज को मत मानो, सामाजिक परंपराओं को तोड़ दो, रूढ़ियों को तोड़ दो, सीमाओं के परे चले जाओ। लॉजिकल वे में क्यों पॉसिबल नहीं है और क्यों नहीं करना चाहिए? जब भी किसी तरह की स्पेसिफिक बाउंड्रीज मेंशन होती हैं तो उनको तोड़ने के अपने कुछ रिपरकशंस होते हैं। अभी पिछली क्लास में हमने जैसे देखा कि जब हम इंटरकास्ट मैरिज की बात करते हैं तो जहां भी ग्रामीण क्षेत्र है, जहां भी वैसी जगहें हैं, उन जगहों पर पॉसिबिलिटीज क्या होती है कि जो व्यक्ति इंटरकास्ट मैरिज करेगा उसके आसपास के सोसाइटी के लोग उसे ह्यूमिलिएट करेंगे, प्रॉब्लम में डालेंगे या किसी तरह की सिचुएशंस होंगी। अब अगर ह्यूमिलिएशन की अगर हम बात करें, जब इंटरकास्ट मैरिज होती है तो टेक्निकली सबसे पहले उसके उनके आसपास के जो परिवार के लोग हैं, फिर रिश्तेदार हैं और फिर समाज के लोग हैं, वो धीरे धीरे दूरी बनाते हैं। समाज एक सपोर्ट सिस्टम की तरह काम करता है और बिना समाज के इंटरेक्शन के किसी भी व्यक्ति का जीवन नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा अंतर क्रियात्मक संबंध होता है। कोई आपसे कहे कि अगर दिन भर सामान्य तौर पर एक व्यक्ति सिर्फ दिन में पैसा कमाता है, पैसा कमाने के बाद उसके सारे जो संबंध हैं वो बाहरी समाज से ही होते हैं, समाज से उसे संसाधन, समाज से उसे काम, समाज से उसे बाकी चीजें मिलती हैं। और कोई व्यक्ति अपने घर में खेती नहीं करता, उसके पास जो पैसे आते हैं उसी से वो समाज से बाकी चीजें लेकर के आता है। लेकिन नगरीय समाज, ग्रामीण समाज में अंतर है। जो नगरीय समाज है
उसमें परस्पर अंतर निर्भरता की स्थिति नहीं है, पर जो ग्रामीण समाज है उसमें परस्पर अंतर निर्भरता अधिक है। तो अगर कोई एक पर्सन है, उसके आसपास की जो पूरी सोसाइटी है वो ह्यूमन के लेवल पर ह्यूमनिस्टिक अप्रोच, जो भी बिहेवियरल अप्रोच है, जो भी मानवीय परिस्थितियां हैं, वो इसी से तय होती हैं। इनके तय होने के पीछे का कारण क्या है? या मान लीजिए इसी एक पर्सन को इन लोगों से किसी तरह का काम होता है। मान लीजिए ये सर, इनका और इनका काम था। अब हम एक संरचना में केवल ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि मान लीजिए किसी भी कारणवश इन्होंने एक इंटरकास्ट मैरिज कर ली, और क्योंकि इन्होंने इंटरकास्ट मैरिज की उसकी वजह से इनको आउटकास्ट कर दिया गया। चलिए ये तो इंटरकास्ट मैरिज है, लेकिन मान लीजिए ये वर्ग ऐसा है, ये दो वर्ग जो समाज में दलित है, और इनके दलित होने की वजह से, मतलब समाज के जो निचले तबके के सारे काम हैं इनके द्वारा किए जाते हैं। मैंने पहले भी कहा था कि जो लोग जितना निम्न स्तर पर जाकर के समाज को साफ रखने का काम कर रहे हैं वो उतने सम्मान के योग्य हैं, लेकिन सामाजिक पदानुक्रम में इनको समाज के दो व्यक्तियों ने अलग करने की कोशिश की, और धीरे धीरे इन्होंने ऐसे एक संपर्क का चेन बनाया और इनको पूरी तरह से बाइकआउट कर दिया। तो क्या हुआ? कम्युनिकेशन लाइन इधर से बनी, कम्युनिकेशन ऐसे होने की वजह से इनको समाज से आउटकास्ट किया गया या समाज से बाहर निकाल दिया गया। अब कहने को तो ये कहा जा सकता है कि समाज से बाहर निकालने से क्या फर्क पड़ेगा, पर वास्तविक रूप से समाज से ही व्यक्ति को यदि निकाल दिया जाए या वंचन के भाव में रखा जाए तो उसको जो भी सामाजिक रूप से अर्जित होने वाली उपलब्धियां हैं वो समाज से मिलती हैं, पैसे समाज से मिलते हैं, क्योंकि जहां आप काम करेंगे उसी के आधार पर आपको मिलेंगे। और सामाजिक संरचना एक एब्स्ट्रैक्ट फॉर्मेट है, और उस एब्स्ट्रैक्ट फॉर्मेट का एग्जिस्टेंस हमेशा आसपास उपलब्ध रहता है। तो इसीलिए जब कोई भी समुदाय हो, खासकर दलित समुदाय की बात किया जाए, जिन लोगों ने सामाजिक वंचन, ध्यान दीजिएगा, आर्थिक रूप से केवल आप सक्षम हो अलग चीज है, लेकिन सामाजिक वंचन एक अलग स्तर की पीड़ा को जन्म देता है। तो जब हम किसी जाति विशेष की बात करते हैं तो उसने एक लंबे समय तक सामाजिक रूप से वंचन का सामना किया और उन्हें मुख्य समुदाय से या मुख्य धारा से अलग रखने का काम किया गया। तो जब ये स्थिति होती है तो इसकी वजह से उनको एक्सक्लूजन में डाला गया, अनटचेबिलिटी की वजह से। और जो हम एसटी है, अक्सर हम कहते हैं आदिवासी, कह रहे ये तो आदिवासी समुदाय से, आदिवासी का मतलब आदिम वासी। हालांकि आप देखेंगे कई जगह जब आप ढंग से समझना शुरू करेंगे, इस समुदाय के लोग आज भी प्रकृति से तारतम्यता और संबंध रखते हैं। अक्सर हमें ये लगता है क्योंकि हम मॉडर्न हैं तो जो भी ट्रेडिशनल पाथ फॉलो कर रहे हैं वो हमसे पिछड़े हैं, ये हमारी मानसिकता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो ये वो लोग होते हैं जो बेसिकली हिल्स एंड फॉरेस्ट में रहते हैं और सोसाइटी से ज्यादा इंटरैक्ट करने का काम नहीं करते हैं। तो जब हम 2011 की बात कर रहे हैं, 2011, जहां पर शेड्यूल्ड कास्ट कितना था? 16.6%। और जब हम वही शेड्यूल्ड ट्राइब की बात कर रहे हैं तो ये है 8.6%। कास्ट के कंटेक्स्ट में है, अभी हमने रिलीजन के कंटेक्स्ट में देखा।
अब हम जब कास्ट के कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं तो कितना है, 16.6% है आपका एससी और एसटी है 8.6%। 16.6 8.6 एससी और एसटी का इतना परसेंटेज है। और परसेंटेज ने जो ये परसेंटेज दिया है उसके बाद ओबीसी का अभी प्रॉपर कैलकुलेशन नहीं हुआ है। और जब हम बात करते हैं नेशनल सैंपल सर्वे 2004 और 5 की, जो कि एस्टिमेट करती है कितनी, 41% पॉपुलेशन की, तो जब हम ओबीसी एससी और एसटी की बात करते हैं तो अल्टीमेटली कितना हो गया, 2/3 ऑफ द कंट्री पॉपुलेशन, और कितना, 3/4 ऑफ द हिंदू पॉपुलेशन। तो अल्टीमेटली समझ सकते हैं कि अगर जब इतनी पॉपुलेशन है तो इन तीन कास्ट पे कितनी ज्यादा डायनेमिक्स, जो पॉलिटिकल डायनेमिक्स है इन तीन कास्ट पर डिपेंड करता है। अब यहां पर एक चेंज है कि जो तीन, मतलब अगर तीन कास्ट मिलके जितना ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं करती, एक कास्ट अकेले उससे ज्यादा इन्फ्लुएंस रखती है। अब आप कहेंगे कैसे, तो ये वही फर्क है कि सिर का अंतर और बाकी के धड़ का अंतर। मतलब मैं धार्मिक स्तर पर नहीं बात कर रहा हूं, जो जातिगत विशेषताएं हैं, सिर का मतलब बुद्धि से मैं कहना चाह रहा हूं कि जो ये एक वर्ग है इसकी बौद्धिक विशेषताएं इतनी ज्यादा हैं कि तकरीबन हर बड़ी जगहों पर ये आपको मिलेंगे, और बाकी की जो पॉपुलेशन है वो इसी बात से क्लैश करती है कि कहीं ना कहीं इनके पास हमसे रिसोर्सेज ज्यादा हैं। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है सोसाइटी में कास्ट को लेकर के, ये लगातार चलता रहता है, क्योंकि एक तरफ तो ज्यादा पॉपुलेशन है तीन कास्ट को मिलाने के बाद भी, जो कि देश की 2/3 है, लेकिन फिर भी उस लेवल पर पोजीशनिंग और फिर सोशल लेवल पर रिजर्वेशन, फिर इकोनॉमिक लेवल पर फाइट, हर चीज लगातार चलती रहती है। तो जब हम और आगे आकर के बात करेंगे डिफरेंट रिलीजियस कम्युनिटीज की, हिंदू 79.8% और मुस्लिम 14.2%, क्रिश्चियन 2.3%, सिख 1.7% और अदर्स है 2%, इस हिसाब से दिया गया है। तो जब हम कास्ट के कंटेक्स्ट में बात कर रहे थे, तो कास्ट का सिंपल सा मतलब है, या फिर हम रिलीजन भी कहें, तो एक लेवल पर डिस्क्रिमिनेशन जहां पर भी नगरीय क्षेत्र है वहां पर इसलिए कम हो जाता है क्योंकि हमें नहीं पता होता कि हमारे बगल की स्ट्रीट में कौन बैठ के खा रहे हैं और कौन हमारे नेक्स्ट टेबल में बैठे हुए हैं। रेस्टोरेंट में कौन हमारी नेक्स्ट टेबल में बैठा हुआ है हमें इसकी कोई जानकारी नहीं होती। और जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो प्रोहिबिटेड करता है, मतलब वो रोकने का काम करता है कि किसी भी तरह का कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। यहाँ पर इसीलिए जब बात आती है धर्म और संविधान, तो इसीलिए संविधान को प्राथमिकता दी जाती है, क्योंकि धर्म में यह खतरा है कि वो अलग ढंग से व्याख्या कर सकते हैं, उसमें हर तरह से इंक्लूसिविटी की बात नहीं आएगी। तो यहाँ पर कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन की बात की गई है। और साथ में फाउंडेशंस ऑफ पॉलिसीज टू रिवर्स द इनजस्टिसेस ऑफ द कास्ट सिस्टम। कुल मिलाकर के जो भी पॉलिसी बनाने का काम है, जो भी दूरगामी रणनीति है, जो भी इस विजन के साथ पॉलिसी बनाई गई है कि वो सोसाइटी में इंक्लूजन का काम करे, वो सिटीजन सेंट्रिक हो, वो सोसाइटी से जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है वो हटाने की दिशा में आगे बढ़े। जैसे यूजीसी एक्ट बनाया गया, उसका जो उद्देश्य था वो सही था, लेकिन जब वो सामने आया, वो जिस तरह से उसने प्रभावित किया वो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट था।
बनाया किसी और उद्देश्य से गया, लेकिन उसके दुरुपयोग की संभावना के कारण प्रबल विरोध हुआ और समाज में जो एक लंबे समय से, जैसे कि सोसाइटी में कास्ट को लेकर के एक लंबा एक जलता हुआ ज्वालामुखी है कि बस हल्की सी चिंगारी लगी वो ज्वालामुखी फट जाता है, हल्का सा झटका लगा वो ज्वालामुखी फट जाएगा अपने आप। जब हम बात करते हैं बदलाव की, तो पिछले कुछ सालों में काफी बदलाव देखने को मिला है। और जब हम अर्बनाइजेशन के कंटेक्स्ट में बात करते हैं, तो जब लोग ग्रामीण क्षेत्र छोड़ करके नगरीय क्षेत्रों की तरफ आते हैं, वहां पर रहते हैं, तो अल्टीमेटली क्या होता है, वहां के हिसाब से ढल जाते हैं, या फिर वहां के हिसाब से वहां की जो हायरार्की है उसे मेंटेन करते हैं। तो जो गांव में छोड़कर, जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हमने समझा था कि ग्रामीण क्षेत्र में ज्यादा है, उस कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को छोड़कर शहर आते हैं, जहां पर उस डिस्क्रिमिनेशन से बाहर आने का मौका मिलता है। जब हम बात करते हैं ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी की, तो एक रीजन ये भी है कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को कम करने के लिए, क्योंकि पुराने समय में एक काम में जो व्यक्ति लग गए, जिस भी तरह का उन्होंने अपने पेशे का चुनाव कर लिया, जिस तरह के बिजनेस या लाइफस्टाइल का चुनाव कर लिया, स्पेसिफिकली बिजनेस और लाइफस्टाइल नहीं, जिस ऑक्यूपेशन का चुनाव कर लिया, लोग अंत समय तक उसी ऑक्यूपेशन में रहते थे। जबकि वर्तमान में ऑक्यूपेशन को चेंज करने के पूरे ऑप्शंस उपलब्ध हैं। तो जब भी हम नई जनरेशन की बात करते हैं, तो वहां पर जो कास्ट हायरार्की है वो धीरे धीरे कम देखने को मिलती है, क्योंकि जो हाईएस्ट से लोएस्ट वाली जो हायरार्की है वो लगातार कम होती चली जाती है। जैसे अभी हमने बात की दलित कम्युनिटी की, कि कैसे लोग सोसाइटी से बाइकआउट कर देते हैं, या जो भी सोसाइटी का मुख्य धारा है, सोसाइटी की जो मुख्य धारा है वहां से उसको हटा देने का काम किया जाता है। जब हम अनटचेबिलिटी की बात करते हैं, तो वो पूरी तरह से अभी भी प्रोहिबिट नहीं हुआ है, और शायद अभी सेंचुरीज लगेंगे इसको पूरी तरह से बदलने में। इसको तेजी से बदलने का एक ही रास्ता है, वो है एजुकेशन। जितनी ज्यादा एजुकेशन होगा, जितनी ज्यादा एजुकेशन स्प्रेड होगी, लोगों में अवेयरनेस आएगी, तो उस तरह के परिवर्तन देखने को मिलेगा। जब हम बात करते हैं पॉलिटिक्स के कंटेक्स्ट में, क्योंकि हमने अब तक कास्ट को सोसाइटी के कंटेक्स्ट में देखा, दोनों अलग चीजें, दो अलग चीजें। जब कास्ट की बात हो रही है सोसाइटी के कंटेक्स्ट में, जब कास्ट की बात हो रही है पॉलिटिक्स के कंटेक्स्ट में, तो जो कास्ट है वो पॉलिटिक्स के कंटेक्स्ट में अलग ढंग से देखने को मिलेगी। तो जो पार्टीज हैं वो क्या करती हैं, अपने कैंडिडेट्स को इलेक्शन में खड़ा करती हैं। मतलब जो भी अपना एक कैंडिडेट पार्टी को खड़ा करना होगा निर्वाचन में, तो अक्सर वो अपने दिमाग में इस बात को ध्यान रखते हैं कि वहां के कास्ट कंपोजिशन के हिसाब से खड़ा किया जाए। मतलब इलेक्टोरेट में और जो भी नॉमिनेट कैंडिडेट्स हैं डिफरेंट कास्ट के, उनको ये देखा जाए कि किस तरह से वो जीत सकते हैं। मतलब सामान्य भाषा में पॉलिटिकल पार्टीज भी ये ध्यान देती हैं कि कौन सी कास्ट का डोमिनेंस किसी स्पेसिफिक प्लेस में है, उसके अकॉर्डिंग टिकट देती हैं। तो यहाँ पर भी एक तरह का डिवाइडेशन देखने को मिलता है, और इसको आप डिनाई नहीं कर सकते, ये समाज का एक हिस्सा है। साथ में कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि जो जिस
अपनी जाति विशेष से हैं, वो अपने ही लोगों को अपील करते हैं किसी खास मुद्दे को लेकर के, जिससे कि लोग आगे आए और अपने जाति विशेष के लोगों को अपलिफ्ट करने का काम करें। अगेन पॉवर्टी लाइन के अनुसार एक क्लासिफिकेशन दिया गया है। तो जब भी बात होगी कास्ट को लेकर के, तो उसका एक सोशल इन्फ्लुएंस भी है और उसका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी है। तो जब हम पॉलिटिकल कंटेक्स्ट में बात करते हैं तो पॉलिटिक्स में डायरेक्टली इम्पैक्ट होते हैं कास्ट ग्रुप्स, क्योंकि लोग अपने को खुद को डिवाइड मान करके चलते हैं इन टर्म्स ऑफ उनके अपने निजी हित हैं। लोग अपने जो भी नेता हैं उन नेता से ये उम्मीद करते हैं कि जो भी उनके समूह के, जो भी उनके समुदाय के, जो भी उनके जाति के हित हैं, वो नेता उन हितों को समाज में उठाएं और उसके अनुसार वो भविष्य में उन सब के हितों को सुरक्षित करने का प्रयास करें। मतलब साधारण भाषा में जब हम पॉलिटिक्स के कंटेक्स्ट में बात करते हैं तो पॉलिटिक्स में ये देखा जाता है कि किस जाति विशेष के लोग हैं जिन्हें समर्थन चाहिए, और लोगों की संख्या के हिसाब से कई बार कैंडिडेट खड़े किए जाते हैं और उनके हिसाब से उस क्षेत्र विशेष का विकास होता है। अब अगर वो विकास सभी को लेकर के समावेशी विकास है कि अन्य जातियों को लेकर के भी चलेगा तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, और अगर एक जाति विशेष को अपलिफ्ट किया जाता है तो दूसरी जातियों में कहीं ना कहीं रोष की भावना होती है और फिर उससे एक तरह का डिसबैलेंस होता है। तो अगर लास्ट में समअप किया जाए तो यही है कि राजनीति में जब समग्र के विकास के भाव के अनुसार पॉलिसी मेकिंग होने लगती है, क्योंकि हर जगह आपको एक ही चीज मिलेगी कि पॉलिसीज अगर इसके इस बात के अकॉर्डिंग है कि हर व्यक्ति को, मतलब सबका निजी हित उसमें शामिल हो या समावेशिता की भावना हो, जेंडर को लेकर के, कास्ट को लेकर के, रिलीजन को लेकर के, तो डिस्प्यूट उतना कम होगा और लोग उसी गवर्नमेंट का बार बार चयन करने का प्रयास करेंगे। क्योंकि अल्टीमेटली लोगों का जो उद्देश्य है वो सिर्फ और सिर्फ इतना है कि सरकार के माध्यम से हमारी बातें सुनी जाएं और सरकार हमारे हितों का ख्याल रखते हुए ही पॉलिसी बनाए। और सरकार का भी यही उद्देश्य होता है कि वो सिटीजन सेंट्रिक मॉडल के साथ आगे बढ़ें और समाज के कॉन्फ्लिक्ट को कम करते हुए जो भी संवेदनशील विषय हैं उनको लेकर के आगे चलने का काम करें।